नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहार एग्रीकल्चर एग्जाम्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे अपन लगातार सीयूटी और बीसीईसी एग्जाम पर आधारित एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके इन एग्जाम के साथ साथ ही एग्रीकल्चर के सभी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि अपन यहाँ पे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करते हैं, तो एक क्वेश्चन के अंदर आपके 4 ऑप्शन रहते हैं। तो लगभग आपकी एक क्लास के अंदर 70 से 80 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है। तो आप ये ना समझे कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन ही एक दिन के अंदर तैयार हो रहे हैं या एक क्लास के अंदर तैयार हो रहे हैं। तो चलिए इसी कड़ी के अंदर स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है अपने, लघु किसान के पास कृषि भूमि जो क्षेत्र होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 हेक्टेयर से कम, सेकंड है 1 से 2 हेक्टेयर, थर्ड है 2 से 4 हेक्टेयर और फोर्थ है 4 से 10 हेक्टेयर। तो यहाँ पे अपन थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक होता है सबसे पहले आपके सीमांत किसान, फिर होते हैं आपके लघु किसान, फिर होते हैं अर्ध मध्यम किसान, फिर होते हैं मध्यम किसान, फिर होते हैं दीर्घ या बड़े किसान। ठीक है, तो इनके अगर अपन भूमि जो क्षेत्र की बात करें, तो जो सीमांत किसान होते हैं उनके पास तो होती है 1 हेक्टेयर से कम भूमि। 1 हेक्टेयर से कम। और जो लघु किसान होते हैं उनके पास होती है 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक भूमि। ठीक है, और जो अर्ध मध्यम किसान होते हैं उनके पास होती है 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक। और जो मध्यम किसान होते हैं उनके पास होती है 4 से 10 हेक्टेयर भूमि। और जो दीर्घ किसान होते हैं उनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा है लघु किसान के बारे में। तो लघु किसान के पास आपके 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि जो क्षेत्र होता है। ठीक है, चलते अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अपने निम्न फसलों को कम से अधिक प्रोटीन की मात्रा के आधार पर क्रमबद्ध करें। यानी जो पहले अपन को कम से स्टार्ट करना है, कम फिर ज्यादा ज्यादा, ऐसे करते हुए अपने को इनको व्यवस्थित करना है। और अपने है गेहूं, मूंगफली, चावल और सोयाबीन। तो आपको पता होगा कि खाद्यान्नों के अंदर सबसे कम अगर प्रोटीन किसी में होती है तो वो होती है आपके चावल के अंदर। तो यहाँ खाद्यान्न के 2 है, तो इनके अंदर तो आपको वैसे ही पता है प्रोटीन इनसे ज्यादा ही होगी। तो खाद्यान्न में 2 है, तो चावल सबसे पहले आ जाएगा आपके। इसके बाद में चावल के अंदर कितनी होती है, लगभग 6 से 7% तक प्रोटीन होती है। फिर इसके बाद में गेहूं, गेहूं के बाद में आपके मूंगफली के अंदर होती है 20 से 25% तक प्रोटीन। और फिर सोयाबीन में होती है लगभग 40 से 45% तक। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ए। यहाँ अपने को 2 जगह दिख रहा है। इसके अलावा मूंगफली है बी, CAB, और फिर डी, यानी चौथा ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। सी यानी चावल, ए यानी गेहूं, फिर बी यानी मूंगफली, और फिर लास्ट के अंदर सोयाबीन यानी डी। तो आपके ये चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास कई बार आ जाते हैं क्रमबद्ध करने वाले या मैचअप वाले, तो इनका भी आप ध्यान रखेंगे। चलते अब अपन आगे। अगला क्वेश्चन अपने जैव उर्वरक है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बनिक खाद, सेकंड है खनिज उर्वरक, थर्ड है सूक्ष्म जीव संवर्धन, और चौथा है आपके उपरोक्त सभी। तो जो जैव उर्वरक होते हैं वो आपके मेनली क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन होता है, यानी सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं युक्त ऐसे पदार्थ जिनके अंदर पोषक तत्वों को या अन्य आवश्यक तत्वों को स्थिरीकृत करके या फिर बाद में घुलनशील करके पौधों को अनावश्यक रूप से आवश्यक रूप में बदलने की क्षमता होती है। यानी ये पौधों के लिए अनावश्यक रूप होता है, उससे वो आवश्यक रूप में बदल देते हैं। ऐसी क्षमता जिनके अंदर होती है वो जैव उर्वरक कहलाते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं युक्त होते हैं। ठीक है, तो आपके थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने, मक्का की सफेद कलिका किसकी कमी के कारण होती है। फर्स्ट ऑप्शन है फेरस, सेकंड है मैग्नीज, थर्ड है जिंक, और फोर्थ है बोरोन। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें फेरस की, तो फेरस की कमी से तो नहीं, पर फेरस की अधिकता से आपके एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि चावल के अंदर ब्रोंजिंग किससे होता है। तो चावल के अंदर ब्रोंजिंग किससे होता है, फेरस की अधिकता से होता है, ये आप याद रखेंगे। और बात करें अगर अपन मैग्नीज की, तो मैग्नीज के अंदर आपके एक तो पूछा जाता है कि जो जई के अंदर ग्रे स्पाइक होता है वो किसकी कमी से होता है, तो मैग्नीज की कमी से होता है। और मटर के अंदर मार्स स्पॉट होता है वो किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। इसके अलावा आपके जो गन्ने के अंदर फाला ब्लाइट होता है वो भी मैग्नीज की कमी से होता है। और जिंक की बात करें तो जिंक भी आपके एक बहुत ही
महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसकी कमी से आपके एक तो मेनली जो छोटी पत्ती रोग होते हैं वो जिंक की कमी से होता है, और मक्का के अंदर सफेद कलिका, इसके अलावा धान के अंदर खेरा रोग, अमरूद में ब्रोंजिंग जैसे जो रोग होते हैं वो जिंक की कमी से होते हैं। तो यहाँ पे मक्का में सफेद कलिका के लिए पूछा है या सफेद कलिका, जो आपके थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बोरोन की अगर अपन बात करें तो तंबाकू के अंदर जो टॉप सिकनेस होता है वो भी बोरोन की कमी से होता है। इसके अलावा आपके अंगूर में हैन एंड चिकन होता है वो बोरोन की कमी से होता है। इसके अलावा आपके और भी फलों के फटना जैसे जो दैहिक विकार है वो बोरोन की कमी से होते हैं। तो आप इन सभी को याद रखेंगे। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने, भारत में मध्यम अवधि का मौसम पूर्वानुमान मान्य है, यानी कितने दिन के लिए मान्य है, यहाँ बेसिकली ऐसा पूछना चाहता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 से 2 दिन, और सेकंड है 3 से 10 दिन, थर्ड है 15 से 20 दिन, और फोर्थ है 21 से 27 दिन। तो अपने जो मौसम पूर्वानुमान है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है आपके लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, इसके अलावा आपके एक होता है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, और एक होता है दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। जो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है वो होता है आपके 1 से 3 दिन तक के लिए मान्य, और जो होता है मध्यम वो होता है 3 से 10 दिन के लिए, और दीर्घ जो होता है वो आपके 10 दिन से अधिक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा है किसके लिए, मध्यम के लिए, तो 3 से 10 दिन वाला, यानी आपके सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये भी याद रखेंगे जो लघु और दीर्घ है इनके मौसम के पूर्वानुमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, वो आपके पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन जो मध्यम मौसम पूर्वानुमान है, मध्यम अवधि का मौसम पूर्वानुमान है, उसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने, खनिज पोषक तत्वों के संबंध में सही विकल्प है। अब खनिज पोषक तत्व क्या होते हैं, जो आपके जो जिन्हें अपन जो जैसे अपन CHO होते हैं वो खनिज पोषक तत्व होते हैं जो कि वायुमंडल से प्राप्त हो जाते हैं डायरेक्ट। लेकिन जिन्हें अपन मिनरल्स के द्वारा देते हैं, यानी जो आपके बाकी के पोषक तत्व बच गए वो आपके खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। तो उनके बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन अपने CNK, और सेकंड है PKO, थर्ड है CAMGS, और फोर्थ है CHO। तो बात करें अपन CNK, तो यहाँ पे N और K ये तो दोनों खनिज पोषक तत्व है, लेकिन ये कार्बन जो है ये अखनिज पोषक तत्व हो जाएगा। यहाँ पे सेम ऐसे ही ऑक्सीजन आपके अखनिज पोषक तत्व हो जाएगा, और ये तीनों तो है ही अखनिज पोषक तत्व। तो आपके थर्ड वाला ऑप्शन यानी CAMGS ये राइट ऑप्शन हो जाएगा खनिज पोषक तत्व के बारे में। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट है और आप CUT और BCEC की तैयारी कर रहे हैं, तो रॉयल इंस्टीट्यूट में इन तीनों सब्जेक्ट के लिए क्रैश कोर्स के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इन जो आपके एग्जाम के दिन बचे हैं इसके अंदर सिस्टमेटिकली अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो सिलेक्शन का सपना है वो पूरा हो, तो आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। और क्रैश कोर्स आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में, और साथ ही हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आपको सिंपली संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है और आप जो क्रैश कोर्स है उससे जुड़ सकते हैं। चलते हैं अपन आगे, जहाँ अपन जानेंगे जो क्रैश कोर्स से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको फायदे क्या क्या मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऑफलाइन क्लासरूम मिलेंगे जो कि बिल्कुल मॉडर्न क्लासरूम रहने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते तो आपको जो क्रैश कोर्स है उसका लाइव बैच मिलेगा, जिसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर घर बैठे देख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो कई बार मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि अपने इतने से दिन बचे इसमें कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा, और कंप्लीट यानी कि पूरा करवाया ही जाएगा। आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि नहीं करवाया जाएगा। और अगर आप किसी कारण से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आप उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर बाद में देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी 4K पैनल PDF भी आपको दी जाएगी, जिससे आपके रिवीजन के अंदर आसानी रहेगी। इसके अलावा आपके DPP और एक्सरसाइज शीट भी इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य ये है कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो संस्थान के अंदर डाउट क्लास और प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर भी अवेलेबल है। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़ते हैं, यानी क्रैश कोर्स से आप ऑनलाइन अगर जुड़ते हैं तो आपको जो आपके जितने भी डाउट है वो आपको संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे भेजना है। सिंपली आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपके डाउट का जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा आपके वीकली माइनर टेस्ट होते हैं, मंथली मेजर टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके अंदर आपके जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर टॉपिक वाइज जो आपके टेस्ट हो गए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए, इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस पे भी आपके टेस्ट करवाए जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो जब तक कि आपकी एग्जाम लगती है तो आपके रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार भी करवाए जाएंगे, जिससे आपके अंदर क्या है ऊर्जा बनी रहेगी। तो ऊर्जा भी बहुत जरूरी है। क्या है, कई बार स्टूडेंट खुद को वीक समझ लेते हैं, तो आपके बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको मोटिवेशन यानी जो आपके लिए प्रेरणा के स्रोत है उनके द्वारा या फिर किसी संस्थान के डायरेक्टर द्वारा या हमारे संस्थान के डायरेक्टर द्वारा आपको मोटिवेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो अगर आप CUT का क्रैश कोर्स परचेज करते हैं तो आपको BCEC का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं क्रैश कोर्स से तो आप संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना,
सही कथन का चयन करो। फर्स्ट ऑप्शन है मक्का एक प्रोटोगायनी फसल है। सेकंड है धान की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक ऑक्सीकरण जोन में दिए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है जौ में बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन नोरेन 10 है। और फोर्थ ऑप्शन है आपके अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा बाजरा में पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर अपन बात करें मक्का एक प्रोटोगायनी फसल है तो ये आपके गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि मक्का प्रोटो एंड्री है ना कि प्रोटोगायनी है, ठीक है। और धान की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक ऑक्सीकरण जोन में दिए जाते हैं, ये भी आपके गलत जो है गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो धान के खेत में नाइट्रोजन उर्वरक है उन्हें अपचयी जोन में दिया जाता है ना कि ऑक्सीकरण जोन में दिया जाता है। और जो थर्ड ऑप्शन आपके है जौ में बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन नोरेन 10 है, ये भी आपके गलत ऑप्शन, जो गलत ऑप्शन है वो है जो धान के यानी कि जो जौ के अंदर जो आपके बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन होता है वो कौन सा होता है, उजू जीन होता है। और फोर्थ ऑप्शन है अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा बाजरा में पाई जाती है, जो कि एक बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आपके यहाँ पे फोर्थ वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे भी एक बार आप देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलते हुए आगे, अगला क्वेश्चन भी अपने से अब यहाँ पे गलत कथन को पहचानना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पोटेशियम की कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। सेकंड है मैग्नीशियम का स्रोत डोलोमाइट है। थर्ड ऑप्शन है अपने तंबाकू में टॉप सिकनेस बोरोन की कमी से होता है। और फोर्थ ऑप्शन है अपने निकल पौधा धनायन के रूप में लेता है। तो बात करें अपन फर्स्ट ऑप्शन की, पोटेशियम की कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तो यही आपके गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे पर्सन के हिसाब से ये वाला आपके सही हो जाएगा। जो पोटेशियम की कमी के लक्षण है वो आपके कहाँ दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर, यानी पौधे के निचले भाग पर दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर किसके दिखाई देते हैं लक्षण, आपके मेनली फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, इनके कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और जो आपके शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग पर किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। और मैग्नीशियम का स्रोत डोलोमाइट है, ये आपके सही है। और तंबाकू में टॉप सिकनेस बोरोन की कमी से होता है, ये भी सही है। और निकल पौधा धनायन के रूप में लेता है, ये भी सही है, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, जो कि अपने आलू में पछेती अंगमारी का रोगजनक है। फर्स्ट ऑप्शन है अल्टरनेरिया सोलेनाई, सेकंड है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस, थर्ड है एल्बुगो कैंडिडा और फोर्थ है पक्सिंगिया स्पीसीज। जब अपने फर्स्ट ऑप्शन है ये तो आपकी अगेती अंगमारी होता है, उसका रोगजनक होता है। और जिस अपने पछेती अंगमारी उसका रोगजनक कौन है, अपने फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। इसके कारण आपको पता हो तो 1845 के अंदर, कब 1845 के अंदर आयरलैंड में अकाल भी पड़ा था, ठीक है। और अब बात करें अपन एल्बुगो कैंडिडा की, तो आपके सरसों के अंदर जो रोली होता है उसका रोगजनक है। और साथ ही पक्सिनिया स्पीशीज आपकी जो गेहूं के अंदर रोली डिजीज होती है उसके रोगजनक है, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, अगला क्वेश्चन अपने निम्न में से संपर्क शाकनाशी है। फर्स्ट ऑप्शन है 2,4-D, सेकंड है ग्लाइफोसेट, थर्ड है आइसोप्रोटेरोन और फोर्थ है पैराक्वाट। तो आपके जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है यही आप ये तीनों आपके स्थानांतरित है, लेकिन पैराक्वाट आपके संपर्क शाकनाशी है, ठीक है। और ग्लाइफोसेट जो है आपके ये अचयनात्मक और साथ में स्थानांतरित प्रकार का शाकनाशी का उदाहरण है, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, मानव तथा एक पशु की शक्ति कितनी अश्वशक्ति के बराबर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.1 और 1 HP, सेकंड है 1 और 1 HP, थर्ड ऑप्शन है 0.1 और 0.5 HP, और फोर्थ ऑप्शन है अपने 0.2 और 1 HP, ठीक है। तो जो अपने मानव में एक मानव की जो HP होती है कितने HP के बराबर होती है, आपके 0.1 HP के बराबर होती है। और एक जो पशु होता है बैल के अंदर 0.5 HP होती है, ठीक है। जैसे इससे अपन को क्या मिलता है, जैसे कई बार पूछ ले कि 10 मानव की HP मिलाकर कितनी HP होती है, यानी 1 HP होती है। और जो 2 बैल या ऐसा कह दे अपन कि एक बैलों की जोड़ी 1 HP प्रोड्यूस करती है, ये भी आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो अपने को सबसे पहले मानव और फिर पशु की बतानी है, तो आपके थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, अगला क्वेश्चन है अपने हरित क्रांति शब्द किसने दिया। यहाँ हरित क्रांति शब्द के बारे में पूछा है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया। फर्स्ट ऑप्शन है विलियम गोड, सेकंड है स्वामीनाथन, थर्ड है नॉर्मन ई बोरलॉग और फोर्थ है वर्गीस कुरियन। और जो अपन बात करें विलियम गोड की, तो इन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया था, ठीक है। और बात करें अपन स्वामीनाथन की, तो अपने भारत के अंदर जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है, स्वामीनाथन जी है, ठीक है। और नॉर्मन ई बोरलॉग अपने जो विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक है वो कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग। और जो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीस कुरियन, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रिकेट्स, सेकंड है स्कर्वी और थर्ड है बेरी, फोर्थ है रतौंधी। तो बात करें अपन रिकेट्स की, तो रिकेट्स कैसे होता है, आपके विटामिन डी की कमी से, ठीक है। रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया दोनों ही, ठीक है। और बात करें अपन स्कर्वी की, तो स्कर्वी आपके विटामिन सी की कमी से होता है, तो आपके यहाँ सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अनार के फलों को थैली से ढकना किस कीट से बचाव का उपाय होता है।
फर्स्ट ऑप्शन है मीलीबग, सेकंड है छाल कीट और थर्ड है अपने अनार की तितली, फोर्थ है फल मक्खी। तो बात करें अपन मीलीबग की, तो ये मेनली आम का कीट है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके बचाव के लिए जो आम का तना होता है उसके ऊपर पॉलीथीन और उसके ऊपर ग्रीस लपेट कर बांध देते हैं, जिससे क्या होता है जो कीट अगर ऊपर चढ़ेगा तो वही ग्रीस पर चिपक जाएगा। और छाल कीट जो आपके मेनली आंवला के अंदर, आंवला जैसे जो क्रॉप होती है उसके अंदर लगता है। और अनार की तितली जो है, अनार की तितली के बचाव के लिए अपन फलों को ढक देते हैं थैली से, ठीक है, जिसे अपन वीराचुला आइसोक्रेट्स भी कहते हैं। और जो फल मक्खी है आपके बेर का प्रमुख कीट है कार्पोमिया वेसुवियाना, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे चारों कीटों के बारे में। चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है लेयरिंग या दाब विधि में जड़ें निकलना किस सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है इटियोलेशन, सेकंड है टोटियोपोटेंसी, थर्ड है टॉप वर्किंग और फोर्थ है स्टोइनिक प्रभाव। तो बात करें अपन इटियोलेशन की, जो अपने प्रकाश की अनुपस्थिति में या अंधेरे के अंदर पादप के भागों की जो क्रिया होती है उसे अपन इटियोलेशन कहते हैं। तो यही आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इटियोलेशन। और बात करें अगर टोटियोपोटेंसी की, जो पादप का कोई भी भाग जिसके अंदर पूरा पादप उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो टोटियोपोटेंसी कहलाती है, ठीक है। और टॉप वर्किंग आपको पता है, जो पुराने फल वृक्ष है यानी जो खराब फल वृक्ष है उनमें जो सुधार की क्रिया होती है जीर्णोद्वार किसके द्वारा किया जाता है, टॉप वर्किंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और स्टोइनिक प्रभाव क्या होता है, मूलवृंत का शयन पर और शयन का मूलवृंत पर जो प्रभाव होता है वो स्टोइनिक प्रभाव कहलाता है, ठीक है। चलते हुए आगे। अगला क्वेश्चन है हिसारडेल किस पशु की संकर नस्ल है। फर्स्ट ऑप्शन है गाय, सेकंड है भैंस और थर्ड है बकरी, फोर्थ है भेड़। तो जो आपके हिसारडेल है ये नस्ल तो भेड़ की हो जाएगी, लेकिन अगर अपन बात करें इसके संकरण की, तो संकरण इसका क्या होता है, जो आपके मेरिनो नस्ल के तो नर, ठीक है, और जो मादा होती है वो बीकानेरी नस्ल की मादा होती है, ठीक है। तो इनके बीच में जो क्रॉस कराया जाता है उससे आपके हिसारडेल जो नस्ल है वो उत्पन्न हुई, ठीक है। ये क्रॉस भी आप याद रखेंगे कि मेरिनो नर और बीकानेरी मादा। आपको जो ये भी याद रखना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा भी मिल सकता है कि बीकानेरी जो आगे लिखा हुआ मिल जाए और मेरिनो पीछे लिखा हुआ मिल जाए और नर और मादा न दे रखा हो। तो आप ये याद रखेंगे जो पहले दे रखा होता है वो मादा होती है, जो बाद में दे रखे होते हैं वो नर होते हैं, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। तो यहाँ पे उल्टा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे बीकानेरी जो आपके मादा है वो आगे आ जाएगी और मेरिनो नर पीछे की साइड आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है ऊंट की वह नस्ल जिसमें स्टॉप पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जैसलमेरी, सेकंड है बीकानेरी, थर्ड है मेवाड़ी और फोर्थ है नागपुरी। जो आपके जैसलमेरी जो नस्ल होती है ये सवारी के लिए प्रसिद्ध होती है। और जो आपके आर्मी होती है जो मरुस्थल के अंदर जो जैसलमेरी नस्ल है इसके ऊंटों का उपयोग करती है परिवहन के लिए। और बीकानेरी नस्ल है जिसे अपन जीपराज भी कहते हैं, इसकी नस्ल के अंदर ही जो स्टॉप है वो पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही एक ऊंट की सुंदर नस्ल है, ये भी आप याद रखेंगे। और मेवाड़ी नस्ल कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त ऊंट की नस्ल है, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है विषाणु रहित पौधे कौन से प्रवर्धन विधि से तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कलम, सेकंड है दाब, थर्ड है उपरोपण और फोर्थ है उत्तक संवर्धन। तो आपको ये तो पता होगा जो विषाणु जो रहित पौधे होते हैं वो किससे तैयार किए जाते हैं, उत्तक संवर्धन से। उत्तक संवर्धन में भी एक होती है विभज्योतक संवर्धन, उससे विषाणु रहित पौधे तैयार किए जाते हैं, जिसके अंदर जो पादप का शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग को काम में लिया जाता है संवर्धन के लिए, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी कई बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कितने पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 112, सेकंड है 10, थर्ड है 8 और फोर्थ है 12, ठीक है। तो जो मृदा जो हेल्थ कार्ड है या मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसके अंदर कितने पैरामीटर होते हैं आपके, 12 होते हैं। और बात करें अपन अगर 12 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं आपके एक तो पीएच, एक ईसी, एक ओसी यानी जो पीएच, इसके अलावा जो विद्युत चालकता और ऑर्गेनिक कार्बन, इसके अलावा आपके एनपीके और एनपीके के अलावा आपके सल्फर और फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और बोरोन, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखेंगे। कई बार आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर शामिल है। कई बार आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन्हें याद रखेंगे आप। कई बार आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर शामिल है, तो आप याद रखेंगे कि वो सल्फर है। और इसके अलावा ऐसा ही पूछा जा सकता है कि कौन सा पोषक तत्व सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर शामिल नहीं है, तो आप ये याद रखेंगे इनके अलावा जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।